स्टूडेंट्स, मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। चैप्टर चल रहा है आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में संगत सिद्धांत हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। उस संगत सिद्धांत को पढ़ने से पहले एक बार कुछ चीजें तो आपको क्लियर हो गई थी संगत सिद्धांत में कि संगत क्या होता है आपका, ठीक है ना। वहीं पर संगत सिद्धांत में आपका आर्हेनियस का नाम आता है। किसका नाम आता है? आर्हेनियस का नाम आता है, ठीक है ना। तो आर्हेनियस का सिद्धांत देखिए, इससे पहले अगर रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में उन अणुओं को जो आपस में अभिकारक के अणु हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हार्ड स्फेयर माना गया था, यानी कि कठोर गोले माना गया था। और ये माना गया कि वो कठोर गोले जब आपस में टकराएंगे तो आपका क्या होगी? अभिक्रिया होगी। उनमें से कुछ ही अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, जो प्रभावी संगत की बात हुई थी जहां पर। तो आर्हेनियस के सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि कोई भी जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया वो अभिकारकों के मध्य टक्कर यानी कि टक्कर को क्या कहा? संघट से संपन्न होती है, ठीक है। पहली बात कि अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? टकराव होगा और टकराव के कारण ही उत्पाद बनेगा, यानी अभिक्रिया वहां पर क्या होगी? संपन्न होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि जैसे आपकी कोई अभिक्रिया हो रही थी, अभिक्रिया क्या हो रही थी? 2HI से आपका क्या बन रहा था? H2+I2 बन रहा था, ठीक है ना। तो कोई भी अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उस दौरान एक मध्यवर्ती का आपका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती का निर्माण होता है। आपके पास 2HI था तो ये माना जाता है कि पहले स्टेप में आपका क्या होगा? इस प्रकार से एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा। मध्यवर्ती यानी एक इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं। और देन आपका यहाँ पर बॉन्ड आपस में टूटेंगे तो किसका निर्माण होगा? प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ठीक है ना। मध्यवर्ती में हम मानते हैं कि जो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो भी रहते हैं, पार्शियली बॉन्डेड एटम रहते हैं आपस में, और जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो भी पार्शियली बॉन्डेड रहते हैं। और लास्ट वाले स्टेप में आपका क्या होता है कि जिन बॉन्ड को फॉर्म होना होता है वो मजबूत हो जाते हैं और जिनको टूटना होता है वो टूट जाते हैं, इस प्रकार से। तो आप क्या मानते हैं कि टक्कर के दौरान उत्पाद बनने से पहले एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा? समझ रहे हैं? अभिकारक से मध्यवर्ती का निर्माण होगा, इंटरमीडिएट जिसे आप कह रहे हैं, और उसके बाद आपका उत्पाद बनेगा। क्योंकि आप हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वहां पर भी आपने क्या देखा था? मध्यवर्ती का या इंटरमीडिएट स्टेज का निर्माण भी आपने देखा था, ठीक है ना। तो लिखेंगे संघट के पश्चात एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और ये स्टेबल नहीं है कि मध्यवर्ती आपका स्टेबल रहेगा, यानी कि बहुत समय के लिए रहेगा। बहुत समय के लिए नहीं रहेगा, ये कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहता है, ठीक है ना। होता है यह कम, यानी कि अल्प भी आप बोल सकते हैं, अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है
जिसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके बाद क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण। अब अभिकारक से उत्पाद का जब निर्माण होगा, क्या बोला मैंने, अभिकारक से जब उत्पाद का निर्माण होगा, अभिकारक से आपका उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इस बीच में जो मध्यवर्ती बन रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले अभिकारक से मध्यवर्ती बनेगा। तो अभिकारक से मध्यवर्ती के बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा तो देनी पड़ेगी आपको जब अभिक्रिया हो रही है, तो अभिकारक से जो मध्यवर्ती है उसके बनने तक जितनी भी आवश्यक ऊर्जा चाहिए होगी, उसको अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी आपका कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहां पर, अभिक्रिया में अभिकारकों से अभिक्रिया में अभिकारकों से मध्यवर्ती बनने मध्यवर्ती बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, आपका सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। चलिए, अब क्या होता है, नोट करिए जल्दी। चलिए, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक ग्राफ के से आपका समझते हैं। यहाँ आपकी ऊर्जा आती है, ठीक है, और इधर अभिक्रिया निर्देशांक। ठीक है, अभिक्रिया निर्देशांक। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम, ये आपका अभिकारक है, आर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर है, ठीक है ना, R1 ले लेते हैं इसको। यहाँ कहीं आपका इंटरमीडिएट I1 बन रहा है। ठीक है, ये आपकी है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और आपको पता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो जितनी ऊर्जा पहले थी अभिकारक की, उससे ज्यादा ऊर्जा आएगी। ठीक है ना, बोलो, जब अभिक्रिया के दौरान आपका ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार का ग्राफ ग्राफ आपका आएगा। ये P1 आ गया आपका। तो ये जो है, ये क्या है, यही आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ऊष्मा शोषी के लिए ले लो।
यहाँ आपका ये R2 है, इससे I2 बन रहा है, ठीक है ना, और इससे आपका P2 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी AE करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि इस केस में जो अभिकारकों का आपकी ऊर्जा थी वो ज्यादा आपको दिख रही है, ऊर्जा का मान ज्यादा दिख रहा है, आपका जो प्रोडक्ट की ऊर्जा है उसका मान कम दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां से ऊर्जा आपकी क्या हुई है? बाहर निकली है, और वो कितनी बाहर निकली है? इतनी ऊर्जा, ठीक है ना, एनर्जी जो आपकी रिलीज हुई है। और इस केस में आपका ऊर्जा क्या हुई है? यहाँ अवशोषित हुई है, तो इतनी ऊर्जा, एनर्जी एब्जॉर्ब, इतनी ऊर्जा आपकी एब्जॉर्ब हुई। तो इस प्रकार से आपने क्या बोला? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में जो ऊर्जा लग रही है, इतनी ऊर्जा लग रही है, तो इसी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट के इंटरमीडिएट के बनने के लिए क्या कहा मैंने? अभिकारक से मध्यवर्ती, ध्यान से सुनेंगे, रिपीट कर रही हूं। अभिकारक से मध्यवर्ती जब बन रहा है तो उसके बनने में जितनी ऊर्जा लग रही है उसी को क्या कह रहे हैं? सक्रियण ऊर्जा आपका कहा जा रहा है। ओके, नोट करिए, इतना समझ गए। अब हम देखते हैं जब कोई अभिकारक चल रही है, किसी वेग से चल रही है, कोई भी वेग हो सकता है, उसमें हमने कोई उत्प्रेरक डाल दिया, ठीक है ना। तो वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति का क्या प्रभाव यहां पर पड़ता? उत्प्रेरक जिसे कैटलिस्ट कहा जाता है, वो क्या करता है? उत्प्रेरक, नाम से ही समझ आ रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है अभिक्रिया को। कोई अभिक्रिया किसी एक वेग से चल रही थी, जब उसमें उत्प्रेरक डाला जाएगा तो अभिक्रिया की वेग तेज हो जाती है, ठीक है ना। कोई कोई उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जिनको, जो कि अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। कोई कोई आपके यौगिक हो सकते हैं, ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनकी वजह से अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, तो उनको उत्प्रेरक नहीं कहा जाता, उस केस में उनको निरोधक कहा जाता है। तो उत्प्रेरक जनरली वो है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं, यानी अभिक्रिया तेजी से हो रही है। अभिक्रिया तेजी से होगी तो समझिए, एक अभिक्रिया चल रही है जिसमें रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। इसी सेम अभिक्रिया में ये था उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, तो उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, ये है, ठीक है ना। अब देखिए, अभिक्रिया में हमने उत्प्रेरक ऐड कर दिया, यहां लिख लो, ये ऊर्जा है आपका, ये ऊर्जा को शो कर रहा है, और यहां आपका क्या है? इसमें अभिक्रिया का निर्देशांक जो चल रहा है। जब हमने इस पे उत्प्रेरक डाला तो अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है। हमको क्या देखने को मिलता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का मान था वो कम हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मान ये है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, और जैसे ही उत्प्रेरक ऐड किया गया अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई, यानी ऊर्जा कम देनी पड़ रही है। कम ऊर्जा देंगे तो ज्यादातर आपके, ज्यादा मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब है अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। यही आप किस में देख रहे हैं? वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्प्रेरक ऐड करने से अभिक्रिया का वेग कैसा हो रहा है? तेज हो रहा है, ठीक है ना। तो अभिकारक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ये थी आपकी, ये कब थी? अभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सॉरी, क्या लिखेंगे यहां पर? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ई ए, सक्रियण ऊर्जा,
ठीक है। और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति लिखो, अनुपस्थिति में, जब वो उपस्थित नहीं था, और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सक्रियण ऊर्जा यानी जब उत्प्रेरक उपस्थित नहीं था, ऐसा कुछ था आपका ग्राफ, यहां सक्रियण ऊर्जा थी। जब वो अनुपस्थित था, जब आपने उत्प्रेरक डाला नहीं था, कोई भी उत्प्रेरक हो सकता है, जब आपने उत्प्रेरक डाल दिया तो सक्रियण ऊर्जा ये हो गई, तो सक्रियण ऊर्जा का मान घट गया आपका। जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया तो यहां से ज्यादातर आपके अभिकारक के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? पाथ आपका दूसरा हो गया। दूसरे पाथ का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहाँ पर कैसा हो गया है, कम हो गया है। ओके, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? बोलो। चलिए चलिए, तो क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर जो ये वाला हमने ग्राफ देखा कि जैसे ही उत्प्रेरक ऐड किया जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना? दूसरा, उत्प्रेरक खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता है अभिक्रिया में, वो कैसा, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन आप बोल सकते हो, जहां पर वो जब इंटरमीडिएट बना रहा होता है उसके लिए क्या करता है, अपना कोई अंश दे सकता है, अपने भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन अंत में वो अपना बॉन्ड तोड़ करके फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? कोई भी जो उत्प्रेरक है वो अभिकारक के साथ एक बॉन्ड बना सकता है जब वो इंटरमीडिएट स्टेट पे जा रहा है आपका, और फिर वो बॉन्ड तोड़ करके वापस आ जाता है, क्योंकि उसको खाली एक्टिवेट करना है मॉलिक्यूल को, ताकि वो अभिक्रिया करे और उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा आपका अभिकारक किसमें, उत्पाद में कन्वर्ट हो सके। ठीक है ना? इस तरह से। चलिए, अभी हम दूसरा हमारा टॉपिक है, ताप पर वेग की क्या निर्भरता है। वेग की ताप पर निर्भरता, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन वक्र द्वारा समझते हैं। बोल्ट्जमैन कर्व, जिसमें उन्होंने अणुओं के अंश तथा गतिज ऊर्जा के बीच में वक्र बनाया। क्या किया था उन्होंने? अणुओं के अंश, उन्होंने एक वक्र बनाया, अणुओं के अंश तथा गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखो इस प्रकार का आपका ग्राफ है। यहां कहीं आपकी सपोज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का आपका क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी से आगे कितने मॉलिक्यूल, समझ रहे हो? देखो, अणुओं के अंश यहाँ है ना, ये अणुओं के अंश शो कर रहा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर आपका गतिज ऊर्जा शो कर रहा है। अब गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी, यहाँ कहीं एक्टिवेशन एनर्जी ये है आपका ये। ठीक है, इसके आगे जितने आपके मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं, एक्टिवेटेड है, आपका एक्टिवेशन के एनर्जी के ऊपर है। समझ रहे हो? तो यहां पर आपका, यहां पर जितने मॉलिक्यूल ये आपके होंगे, कौन से वाले, ये वाले, ये हम टी टाइम पर ले रहे हैं, टी समय पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अणुओं की संख्या, टी समय पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, ये पूरा जो ब्लू किया है ना हमने, ये दिखा रहा है। अब क्या होता है, एक लाइन आप नोट कर लीजिए, जब हम क्या करते हैं, समय में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तापमान में सॉरी, जब हम तापमान में कितना 10 डिग्री सेल्सियस की आपकी वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, टी समय पर और टी डिग्री सेल्सियस पर अभिकारक में भाग लेने वाले, ठीक है, अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, टी समय पर, एक समय टी था, वहां पर टी डिग्री सेल्सियस पर आपका अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ये थी, ये टोटल। हमने क्या किया, टी डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की, 10 डिग्री बढ़ाया, सपोज हमारा 30 था, हमने 40 कर दिया, 40 का 50 कर दिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की। उससे क्या होगा, ग्राफ में आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखिए, ये आपका ग्राफ चला। अब जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अभी भी यही है, एक्टिवेशन एनर्जी तो यही रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी पर आपका जो अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। अब क्या हो गई है, मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये यानी कि टी डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करें, समझ रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ चुकी है पार्टिसिपेट करने वालों की। इसका मतलब क्या है, अभिकारक का वेग बढ़ गया है, ठीक है ना, क्या बढ़ गया है, अभिकारक का वेग बढ़ गया है जब आपने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर बढ़ा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी लिखवाई है, किसी भी अभिक्रिया में जब आप 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर रहे हैं, अभिक्रिया के तापमान में, अभिक्रिया जिस तापमान में हो रही है में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर वेग 2 गुना हो जाता है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अभिक्रिया के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर वेग 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका टी डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिकारक या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का अंश, अणुओं का अतिरिक्त अंश लिखो, क्योंकि टोटल तो इतने ले रहे हैं ना भाग, लेकिन जो एक्स्ट्रा है 10 डिग्री सेल्सियस में जो एक्स्ट्रा हुआ है वो इतना हुआ है, इतना तो पहला भी था, लेकिन जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करी तो इतना और ऐड हो गया। अब टोटल जो टी डिग्री प्लस 10 डिग्री में होगा वो इतना, ठीक है, इतने अंश आपका पार्टिसिपेट कर। चलिए, अब तापमान के लिए यहाँ पर एक समीकरण आपकी आती है, आर्नियस के नाम से आप जानते हैं, वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है, ओके। चलिए, अब आपको दोनों तरफ इसका लॉग लेना है, ये आर्नियस आपका स्थिरांक है, दोनों ओर लॉग लेने पर आपका क्या होगा,
चलिए तो दोनों और लघु गुणक करने पर तो ln k इज इक्वल टू ln a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ln x इंटू वाई का क्या होता है ln x प्लस वाई। अगर हम इसको इस टर्म में देखें ln x y इज इक्वल टू क्या होता है ln x प्लस ln y, ये होता है। तो इसी टर्म में से लिख लेंगे ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये आ गया। अब ln x की पावर y क्या होता है, y ln x। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें ln x की पावर y, ln x की पावर ये पूरा y, ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं y ln x की फॉर्म। ठीक है ना, तो इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, ln k इज इक्वल टू, लिखो ln k इज इक्वल टू ln a। अब ये प्लस है यहाँ, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप जानते हैं ln e का मान क्या है 1, log बेस e इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं, तो इसका मान ए हो गया, तो ln k इज इक्वल टू क्या हो गया ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये आ गया, बोलो चलो। अब ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है ना, अभी हम K1 और K2 की फॉर्म है, यानी T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर आपका क्या हो जाएगा, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ln a माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है ना, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, एंड K2 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर T2, ये इक्वेशन 2। ओके, अब माइनस कर लो। ये हमने क्या बोला, ये T1 टेम्परेचर पर है और ये आपका T2 टेम्परेचर पे है। अब इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 से इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 को घटाने पर क्या होता है, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ln a माइनस ई ए अपॉन आर T2 ln a माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, ये और ये आपका हट जाएगा यहाँ से। अब क्या बच जाएगा, ln K2 माइनस K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए आर T2 माइनस, ये माइनस है ना, ये बच गया माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, ई ए अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, तो ये आगे आ जाएगा T1/T2 प्लस 1/T1, और इसको K2 माइनस K1 ln की फॉर्म में है तो किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो करो, इसको लिखो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ आप माइनस साइन हटा दो तो T2/T1 जो प्लस में है ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, समझ रहे हो, ई ए अपॉन आर हमने बाहर ले लिया, क्या बोला मैंने, ई ए अपॉन आर ये कांस्टेंट है आपका, इतना हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से। ठीक है ना, 1 माइनस 1/T2 प्लस 1/T1 आना था, तो हम इसके स्थान पर क्या कर लेते हैं, यहाँ माइनस
हटा करके पॉजिटिव में लिख लेते हैं आपका अंदर, ठीक है। कैसे, इधर हमने माइनस हटाया या पॉजिटिव में आ गया, तो 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये ln को आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 2.303 से आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही करेंगे 2.303 लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब ये आपका लॉग उधर चला जाएगा, जो 2.303 है वो उधर चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, R 1/T1 माइनस 1/T2, और इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ये आपकी समीकरण, ओके। चलिए कहाँ से चले थे, आर्हीनियस इक्वेशन से हम चले थे, उसका हमने लघु गुणक किया, फिर उसको सॉल्व करते चले गए, ओके। फिर हमने क्या देखा, T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक K1 की गणना की, T2 टेम्परेचर जो है आपका उस पर वेग स्थिरांक की गणना की, फिर हमने इस K2 से K1 को आपका माइनस कर दिया, और जिसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करते चले गए, लास्ट में हमारी ये वाली इक्वेशन। क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने इस चैप्टर के जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स है वो क्लियर करे, जिसमें हमने संगत सिद्धांत में आर्हीनियस के सिद्धांत की बात की, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है वेग पर वो हमने यहाँ पर देखा, और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम लोगों ने बात की। इन्हीं टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आने वाले सेशन में चैप्टर के टॉपिक से जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।